की स्थापना का संकल्प भी इसी बजट में लिया गया है। रीजनल कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए, जैसा हम सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उड़ान योजना प्रारंभ की थी। उसके चलते आज 75 साल में देश में जहां 75 एयरपोर्ट बने थे, पिछले 9 साल में 75 नए एयरपोर्ट्स बने और आज हवाई जहाज में यात्रा करने वाले लोगों की संख्या रेलवे के एसी क्लास में यात्रा करने वाले कुल लोगों की संख्या से ज़्यादा हो गई। 50 नए ऐसे हेलीपैड्स और कनेक्टिविटी मॉडल्स एयरपोर्ट्स और बने। इसके लिए सरकार जो है काम करेगी और इन्हीं के साथ साथ में इको टूरिज़्म से जुड़े हुए क्षेत्रों को आइडेंटिफाई करके टूरिज़्म सेक्टर में नए निवेश कर 10,000 करोड़ का नया निवेश करके हम किस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करें ताकि टूरिज़्म को और अधिक बढ़ाया जा सके। आज़ाद भारत में 100 साल जब पूरा करेगा तब भारत विकसित होगा। उस विकास की दिशा के धरातल को क्रिएट करने वाला बजट, देश को एम्पावर करने वाला बजट और एम्पावरमेंट के आधार पर देश को आगे बढ़ाने वाला बजट देश की सरकार ने घोषित किया है। मैं एक बात प्रसन्नता के साथ में कह सकता हूँ कि बजट की समीक्षा करने वाले विपक्ष पार्टी के लोगों ने कुछ विषयों को लेकर के शायद आलोचना की हो। उन्होंने शायद अपनी पॉलिटिकल प्रतिबद्धताओं के चलते हुए शायद बजट से इतर हट करके बजट के स्पीचेस में शायद किसी और विषय को लेकर के, किसी प्राइवेट कंपनी को लेकर के शायद कुछ उक्तियां फप्तियां कसने का प्रयास किया होगा। लेकिन किसी भी एक भी पॉलिटिकल इकोनॉमिक एनालिस्ट ने ये बजट खराब है या इस बजट में कमी है, इसका कहीं कोई उल्लेख पूरे देश भर में नहीं किया है। सर्वदूर इस बजट का स्वागत हुआ। दूसरी तरफ राजस्थान का कल बजट आर्थिक संतुलन बनाकर रखा गया। उसके चलते आज भारत में प्रति व्यक्ति आय दुगने से ज़्यादा होकर के 1,94,000 रुपये प्रति वर्ष हो गई है। ये 75 साल के आज़ादी के 75 साल पर जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बजट प्रस्तुत किया है, ये बजट ईज ऑफ लिविंग, सामान्य मानवी के जीवन को सुगमतर बनाने वाला ऐसा बजट आर्थिक विशेषज्ञों ने माना है। सामान्यतया जब सरकार बजट बनाती है और बजट के माध्यम से आगे आने वाले एक साल का अपना रोड मैप वो देश के जनता के सामने प्रदर्शित करती है। आर्थिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों के लिए बजट की महत्व अलग दृष्टिकोण से होता है कि वो आय और व्यय, आय व्यय के बीच में गैप, घाटे के पूर्ति के लिए सरकार का विजन और किस दिशा में सरकार देश को ले जाना चाहती है, प्रदेश को ले जाना चाहती है, उस दिशा को खोजने का प्रयास करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बजट को नागरिकों के लिए बड़े अवसर उपलब्ध कराना, विकास और रोजगार के सृजन को और अधिक मजबूती प्रदान करना और भारत की आर्थिक स्थिरता को मजबूत करना, इन 3 पिलर्स पे, 3 वर्टिकल्स पे इस बजट को गढ़ा गया है। हम सब जानते हैं कि एक बहुत बड़ी आपदा के सामने से होकर के विश्व गुजरा है। उसके दर्द को हम सब ने साथ मिलकर के साझा किया है। लेकिन दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने कोविड का जिस साहस के साथ में और जिस दूरदृष्टिपूर्ण सोच के साथ में सामना किया, आज दुनिया की एकमात्र इकोनॉमी है जिसने प्री कोविड बेंचमार्क्स जितने भी थे, चाहे किसी भी पैरामीटर पर हम देखें, निर्यात की दृष्टि से, उत्पादन की दृष्टि से या टैक्स कलेक्शन की दृष्टि से, किसी भी जो है आर्थिक गतिविधियों को मापने के 3 पैमाने हो सकते हैं। उन तीनों दृष्टिकोण से दुनिया में एकमात्र बड़ी इकोनॉमी भारत की है जिसने रिकवर करके नए बेंचमार्क्स जो हैं पोस्ट कोविड वापस क्रिएट किए। तो निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री जी के कुशल आर्थिक प्रबंधन का परिणाम है। हमारे यूनिकॉर्न्स में 3,47,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश आया और देश में 108 माला के मोतियों के जैसे
यूनिकॉर्न्स भारत में बने हैं। सबसे ज़्यादा यूनिकॉर्न्स बनाने वाला देश हमारा भारत बना है। एग्रीकल्चर के सेक्टर में इस तरह से स्टार्टअप्स आएँ ताकि हम प्रोसेसिंग की कैपेसिटीज़ को देश में बढ़ा सकें। आज भी क्योंकि दुनिया में जिस तरह से प्रचलन बदल रहा है, खाद्यान्न की भोजन की पद्धतियाँ बदल रही है, आज भारत में भी उसी तरह से उसका परिवर्तन हम सबको दिखाई देता है। आज रेडीमेड फूड जो है घरों में भी, हमारे सबके घरों में भी, मध्यम वर्ग के घरों में भी प्रवेश कर गया है। ऐसे में फूड प्रोसेसिंग को दुनिया के मार्केट के लिए और भारत के मार्केट के लिए सुदृढ़ करने के लिए हम एग्रीकल्चर सेक्टर में फूड प्रोसेसिंग को प्रोत्साहित करने के लिए स्टार्टअप्स को एक बार नए सिरे से स्ट्रेंथन करें, उनकी हैंड होल्डिंग करें। इसका प्रावधान भी इस बजट में किया गया है। जैसा मैंने कहा कि ग्रीन ग्रोथ के लिए नेशनल हाइड्रोजन मिशन को 19,700 करोड़ रुपए के माध्यम से प्रारंभ करने की घोषणा इस बजट में की गई। हम सब जानते हैं कि भारत की खुद की बनाई हुई स्वदेशी टेक्नोलॉजी से 5G हमारे यहाँ प्रारंभ हो गया है। 5G आने के बाद में वर्चुअल वर्ल्ड में बहुत सारा परिवर्तन होने वाला है। आप सब ने भी नोटिस किया होगा, जब आपने 5G चालू किया होगा तो बहुत सारे ऐप्स को अपडेट करने की आवश्यकता पड़ रही होगी। आने वाले समय में 5G आने के बाद में हम सब लोगों के जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन होने वाले हैं, जिनकी आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते। उनको लेकर के जिस तरह से आने जो है तकनीकी से दक्ष लोगों की आवश्यकता पड़ेगी, ऐसे सेंटर्स बना करके 100 लैब्स ऐसी विकसित की जाएंगी सरकार के सहयोग से, जिसमें इस तरह की इस टेक्नोलॉजी पे काम करने वाले ऐप्स, गेम्स और अलग मॉड्यूल्स को डेवलप किया जा सके। रेल का बजट माननीय प्रधानमंत्री जी ने ऐतिहासिक रेलवे में कैपेक्स इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हुए 2,40,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा उसके माध्यम से की है। प्रधानमंत्री जी का सपना और उनका संकल्प कि देश के हर गरीब को घर मिलना चाहिए। हमने 3 करोड़ 79 लाख हाउसेज अभी तक बनाए हैं या बनाने की प्रक्रिया चल रही। इसको और अधिक गति प्रदान करते हुए प्रधानमंत्री आवास योजना के बजट में 66% बढ़ोतरी की गई। देश का प्रधानमंत्री बनने के बाद देश के हर जिले में मेडिकल कॉलेज बने, इस संकल्प के साथ में मोदी जी की सरकार काम कर रही है और उसका प्रभाव आज हमें धरातल पर दिखाई देने लगा है। हर मेडिकल कॉलेज में साथ में नर्सिंग कॉलेज भी बने। 157। हम सब जानते हैं भारत कृषि प्रधान देश है, लेकिन साथ ही साथ में हमारे देश में खाद्यान्न का ओवर प्रोडक्शन भी हम सब लोगों के लिए धीरे धीरे चुनौती बनता जा रहा है। गेहूं और चावल निश्चित रूप से हम निर्यात करते हैं, लेकिन उसके कारण से, उसके उत्पादन में लगने वाले पानी के कारण से जल संकट भारत में जिस तरह से खड़े होने की आशंका दिखाई देती है, माननीय मोदी जी के व्यक्तिगत प्रयासों के चलते यूनाइटेड नेशंस ने इस साल को ईयर ऑफ मिलेट ऐसा घोषित किया है। और ये भारत के लिए और भारत के किसानों के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के रूप में आया है, जब पूरी दुनिया में मोटे अनाज को खाने का प्रचलन बढ़ाने के लिए, प्रोत्साहन करने के लिए पूरी दुनिया एक साथ काम कर रही है। भारत के किसानों के लिए एक सुनहरा अवसर है और इस बजट के माध्यम से मोटे अनाज को उत्पादन को और अधिक बढ़ाने और उसके भंडारण की क्षमताओं का सृजन करने के लिए, उत्पादन को बढ़ाने के लिए तकनीकी में निवेश और भंडारण के लिए हर पंचायत के स्तर पर प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटी पैक्ट, जो प्राथमिक हमारी समितियां होती हैं, वो सहकारी समिति के माध्यम से हर गांव में भंडारण की क्षमता बने। क्योंकि देश में ऐसा माना जाता है कि लगभग 85,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न भंडारण की उचित क्षमता न होने के कारण हर साल नष्ट होता था। किसान के परिश्रम से उगाया वो अन्न का एक भी दाना व्यर्थ न हो, वो देश की पूंजी बने, इस लक्ष्य के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में इसके निवेश की घोषणा की है। आदिवासियों के, अनुसूचित जाति के और पिछड़ी जातियों के हितों को साधने के लिए और इन पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए, दलित, पीड़ित और शोषित वंचित समाज के लोगों के लिए माननीय मोदी जी का कमिटमेंट 2014 से निरंतर चला रहा है।
उनको स्ट्रेंथन करने के लिए जहां एक और एकलव्य विद्यालयों में 38,500 से ज़्यादा शिक्षकों की नियुक्ति की चर्चा की गई है, लेकिन इसके साथ साथ में उनके लिए रोजगार के अवसर और बने, इस दृष्टिकोण से भी बजट में प्रावधान किया गया। मछली पालन जो भारत के लिए एक बहुत बड़ी संभावनाओं का क्षेत्र है, उसको सुदृढ़ करने के लिए 6,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा इस बजट के माध्यम से की गई है। युवाओं को जो स्टार्टअप में सहयोग करने की बात माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2015 से प्रारंभ की थी। हम सौभाग्यशाली हैं कि हमारा देश आज दुनिया का तीसरा बड़ा राजस्थान की जनता के समक्ष आए हैं। पहले मैं केंद्र सरकार के बजट के बारे में आप सबके सामने चर्चा करना चाहता हूं और उसके बाद में राज्य सरकार के माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत साहब ने कल जो बजट विधानसभा के पटल पर रखा उसके बारे में चर्चा करना चाहूँगा। तो 2014 में जब सरकार माननीय मोदी जी के नेतृत्व में बनी, तब से लेकर एक स्पष्ट लक्ष्य कि भारत को विकसित भारत ऐसा देश बनाना है। उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए एक स्पष्ट मार्ग, उस मार्ग को प्राप्त करने के लिए 2014 से लेकर 2023 तक निरंतर हर एक बजट में एक तारतम्य और उस लक्ष्य की प्राप्ति की दिशा में बजट दर बजट देश को आगे बढ़ाना। हम 2014 से लेकर के 2023 तक के बजटों की अगर तुलना की अगर एनालिसिस करें तो एक स्पष्ट श्रृंखला, एक सुस्पष्ट लक्ष्य को प्राप्त करने के मार्ग पे चलने की दिखाई देती है। 2014 में जब देश की सरकार बनी, तब देश में जो सामान्य मानवीय के जीवन में जिस तरह से मूलभूत आवश्यकताओं के विषयों को लेकर के कठिनाइयां और चुनौतियां थी, उनका समाधान किए बिना भारत को विकसित भारत बनाया जा सकने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। 8 साल के कालखंड में निरंतर उस दिशा में प्रगति करते हुए आज भारत एक धरातल पर आकर के खड़ा हुआ है। विकास के मार्ग में जो गड्ढे थे, उन गड्ढों को पूर करके, उनको भर करके आज़ादी के अमृत काल के प्रारंभ के वर्ष में जब पूरे देश का आह्वान करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले के प्राचीर से यह कहा कि अब हम 2047 में जब आज़ादी का शताब्दी वर्ष मनाएंगे, तब तक हमें विकसित भारत से कमतर लक्ष्य मंजूर नहीं है और हम सबको मिलकर उस दिशा में आगे बढ़ना है। इस साल का बजट विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा वाला को दिशा देने वाला बजट है। आता है या अर्थव्यवस्था में गतिरोध आता है, रुकावट आती है, कमजोरी आती है, तो सरकार को निवेश करना होता है। पिछले सालों की तरह ही इस बार भी सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर में किए जाने वाले निवेश, जो कैपेक्स इन्वेस्टमेंट, उसको और अधिक बढ़ा करके आज़ाद भारत में पहली बार डबल डिजिट में परिवर्तित किया है। जहां पिछली बार लगभग 7 लाख करोड़ से कुछ कम था, उससे पिछले साल 5 लाख करोड़ था। इस बार सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश इंफ्रास्ट्रक्चर में करेंगे, ऐसा कमिटमेंट देश के सामने प्रदर्शित किया। बजट में समावेशी विकास हो, अंतिम व्यक्ति तक किसी भी योजना का लाभ पहुंचे, जो माननीय मोदी जी का कमिटमेंट 2014 से निरंतर रहा है। बिना किसी राजनीतिक प्रतिबद्धता को देखे हुए, बिना किसी धार्मिक मान्यता को देखे हुए, बिना किसी भौगोलिक बाध्यता को देखे हुए, केवल और केवल एक लक्ष्य, जो कोई भी अधिकारी है उसे लाभ मिलना चाहिए। इस लक्ष्य के साथ जितनी भी योजनाएं प्रारंभ की गई हैं, उनकी लास्ट माइल डिलीवरी को एक बार फिर सुनिश्चित करना, बुनियादी ढांचे को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए निवेश करना, भारत की छुपी हुई क्षमताओं और भारतीयों की छुपी हुई क्षमताओं को उद्घाटित करना, भारत में ग्रीन ग्रोथ,
जिस तरह से विश्व में क्लाइमेट चेंज के कारण से जो खतरे बढ़ रहे हैं और भारत ने पेरिस के बाद में जिस तरह से अपने कमिटमेंट को पूरी दुनिया के सामने रखा भी और उन्हें पूरा भी किया, उन्हें और आगे बढ़ाते हुए हाइड्रोजन इकोनॉमी को भारत में खड़ा करना, यूथ को एम्पावर करना और फाइनेंशियल सेक्टर को मजबूत करना, इन सप्त विषयों पर इस बजट को आधारित किया गया है। मित्रों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये जो बजट इस साल का दिया है, इस बजट ने आने वाले 25 साल में विकसित होने वाले विकसित भारत और आने वाले 50 साल तक के विकसित भारत की आधारशिला रखने का काम इसके माध्यम से किया है। सामान्यतया जब सरकारें अपना निवेश बढ़ाती है तो सरकार को आय का सृजन करने के लिए टैक्सेस को बढ़ाना पड़ता है, लेकिन माननीय मोदी जी की सरकार ने हम सब मध्यम वर्ग के लोगों को राहत प्रदान करते हुए जो मांग पिछले इतने वर्षों से लंबित थी, उस मांग को पूरा करते हुए मध्यम वर्ग के हितों का संरक्षण कर इनकम टैक्स के दायरे को बढ़ाने का काम भी इसके माध्यम से कर 7 लाख रुपए तक किया है।